जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम निखिल उपाध्याय। आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देखे थे। ये हमारा पार्ट 3 ऑफ द वीडियो है। क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कर रहे थे हम, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। तुमने इससे पहले ऊपर के हमने 4 टॉपिक खत्म करे थे। ये हमारा 5वां टॉपिक है, फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब होता क्या है कि हमें ये तो पता चल गया है कि हमें हड़प्पा में इन सब में आर्टिफैक्ट्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब चीजें मिलती। अब कहाँ कहाँ पे क्या प्रोडक्शन होता था, किस टाइप की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। लोकेट चैनुदारो ऑन मैप 1। अब अगर मैप 1 पे जाए, मैप 1 का है हमारा सबसे ऊपर, जो सबसे पहला हमने देखा था, कहाँ गया, ज्यादा ही ऊपर आ गया क्या? इस साइड था ना, यही तो मैप। हाँ, ये मैप 1 की बात की। अब क्या बोला, चैनुदारो की बात की गई। कहाँ पे है? यहाँ पे आपने देखने को मिला है। अभी कौन सा रीजन है? पाक का रीजन है। पहले तो इंडिया का था पूरा, तो ठीक है, तो यहाँ की बात की गई है। ये बात समझ आई? चलिए, कहाँ गया टॉपिक? ये रहा। Locate Chanudaro on map 1. This is a tiny settlement, less than 7 hectares compared to Mohenjo-daro, almost exclusively devoted to craft production, including beads making, shell cutting, metal working, seal making, and weight making. अब क्या बात की है? पहली चीज, चंदारो क्या है? एक टाइनी सेटलमेंट है मोहनजोदारो के कंपेरिजन में। अब जो चंदारो है वो 7 हेक्टेयर में, मोहनजोदारो 125 हेक्टेयर में। देख रहे हो कितना डिफरेंशिएशन हमें यहीं पे देखने को मिला है। सेकेंड चीज, यहाँ पे जितने भी क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था, ठीक है, कहाँ पे होता था? चनुदारों में होता था। जैसे कि बीड्स मेकिंग, बीड्स क्या होती है, मैंने आपको इमेज दिखाई थी। शेल कटिंग्स, ठीक है, मेटल से रिलेटेड कोई काम, सील से रिलेटेड कोई काम, वेट मेकिंग से रिलेटेड कोई काम, सब कहाँ पे होता था? यहाँ चनुदारों में हमें होता हुआ देखने को मिलता है। ये बात समझ में आई? वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। अब यहाँ पे हम बात करें कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था बीड्स बनाने में। स्टोन्स लाइक कार्नियल ऑफ अ ब्यूटीफुल रेड कलर, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट। अब यहाँ पे ना ये जो आपको देख रहे हो कार्नियल्स, ठीक है, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज और स्टीटाइट, ये कौन से थे? ये टाइप के स्टोन थे। जब हम मेटल्स की बात करते हैं, कौन से मेटल यहाँ पे हमें देखने को मिले? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये देखने को मिला है। शेल्स भी देखने को मिले हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे फैंस, टेराकोटा और ब्लंट क्ले भी देखने को मिले थे। Some beads were made of 2 or more stones cemented together, some of stones with gold caps. अब बोला गया कुछ यहाँ पे जो बीड्स थे वो 1 या 2 स्टोन से मिलके बने थे, ठीक है, कि अब ए मेटल प्लस बी मेटल इज इक्वल टू सी मेटल, सॉरी बीड्स, ठीक है। इन दोनों को हमने थोड़ा थोड़ा इसमें से उठाया, कुछ प्रॉपर्टीज की उठाई और हमने एक सी बी, एक तीसरा बीड हमने बना के दिखाया था। यही चीज सीमेंटेड टुगेदर। स्टोन ऑफ, अब क्या देखा, स्टोन, सम ऑफ स्टोन विद गोल्ड कैप्स। अब मान लो कि अगर ये बीड्स है, ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये अगर जो बीड्स है, ठीक है, यहाँ पे वैसे ये असलियत में बीड्स ही है, तो इनकी जो कैप है, जो ऊपर का जो हिस्सा है, ये किसका बना हुआ है? गोल्ड का बना होता था, ठीक है, ये यहाँ पे बोल रखा था। The shape were numerous, disc shaped, cylinder, spherical, barrel shaped, segmented। अब जो बीड्स थे उनके अलग अलग शेप्स, जैसे डिस्क, इस टाइप पे हमें कुछ देखने को मिला, ठीक है। सिलेंडर, सिलेंडर क्या हुआ? इस टाइप में हमें देखने को मिले। कैसे? ये क्या है? ये सिलेंड्रिकल शेप है। इनके ये जो माला है, इस माले के अंदर आपको ऐसे ऐसे कुछ सेगमेंट्स देखने को मिले। ये क्या है? ये हमें डिस्क शेप देखने को मिला है। ये बात समझ में आई? ऐसी अलग अलग टाइप के जो हमें बीड्स देखने को मिलते हैं। Some were decorated by incising or painting and some had design etched to them। कुछ को अच्छे से डेकोरेट किया गया था, उन्हें काटा था, उन्हें थोड़ा पेंट किया गया था, उन पे कार्व्ड किया गया था डिजाइन। अब अगर आपको जूम यहाँ पे जूम इन करके दिखाऊं, देखो, एक तो ना ये जूम इन, चलो सॉरी, ठीक है। अगर आप ये चीज देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिले? यहाँ पे कुछ अलग डिजाइन देखने को मिले, कुछ ऐसा सर्कुलर टाइप का है, इस टाइप का कुछ डिजाइन देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमें अलग लाइनिंग लाइनिंग सा डिजाइन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ अलग लाइनिंग सा डिजाइन देखने को मिल रहा है। तो यही चीज बता रखी है कि हमें यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग डिजाइन के ये सब देखने को मिला था, ठीक है। ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। टेक्निक फॉर मेकिंग बीट्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। अब ये बात तो देखो, आपके हाथ में ना 5 उंगली है, ठीक है, आपके हाथ में 5 उंगली है, अब सबकी सब सेम नहीं है ना। वैसे ही यहाँ पे बीट्स की बात की, जिस हिसाब की बीट्स होंगी उस हिसाब का टेक्निक लगेगा, उस हिसाब का मटेरियल, लाइक जिस हिसाब का मटेरियल होगा उस हिसाब से टेक्निक लगी जाएगी उन बीट्स को बनाने में, ठीक है। ये बात समझ में आई? स्टीटाइट, अब एक एग्जाम्पल के लिए हमने एक स्टीटाइट लिया है, एक स्टोन है। अ वेरी सॉफ्ट स्टोन वॉज इजिली वर्कड। अब जो स्टीटाइट है वो क्या है? बहुत ही सॉफ्ट स्टोन है, तो उस पर आसानी से काम हो सकता था। सम बीड्स वर मोल्डेड आउट of a paste made with steatite powder।
अब कुछ जो बीड्स थे वो किसके बनते थे, स्टीटाइट से बनते थे। अब स्टीटाइट को क्या किया कर दिया था, एक पाउडर फॉर्म में ला दिया जाता था। अब पाउडर में ला था, पानी मिलाया, थोड़ा सा उसे क्लेस फॉर्म में बनाया, उसे शेप बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात की गई, स्टीटाइट इतना सॉफ्ट था कि उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे जिस भी शेप में डालना था, जिस भी शेप का बीड्स बनाना था, उन्हें बना दिया। This permitted making a variety of shape, unlike the geometrical form made out of harder stone. अब बोला गया है कि इसकी वजह से क्या है, जो बीड्स है ना, वो अलग अलग शेप में ना हमें अलग अलग शेप्स में देखने को मिलते हैं। अब ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या बोला है, अनलाइक ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या है, स्क्वायर, ठीक है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है तुम्हारा क्यूबॉइड, क्यूब, ये सब क्या है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। कह रहे कि सिर्फ हमें इन्हीं शेप्स में नहीं, इसके अलावा और भी वैरायटी ऑफ शेप्स में हम बीड्स को ला सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप, ये तो पोट्री है, मैं आपको एग्जांपल ही समझ, अब इसका शेप देखो, ये किसी ज्योमेट्रिकल शेप से मिलता है, नहीं मिल रहा ना, इसका एक अलग ही शेप है। तो इस टाइप की भी हमें बीड्स देखने को मिली, इस शेप जैसा। ये पोट्री है, मैं पहले आपको क्लियरिफाई कर दूं। जो हार्डर स्टोन थे, जो जिन्हें तोड़ना, कार्व करना, पाउडर फॉर्म में बनाना मुश्किल था, उन्हें ज्योमेट्रिकल शेप दिए जाते थे। How the streetite microbeads was made of the remain puzzle for archaeologists studying ancient technology. बोला गया है how the streetite microbeads was made. अब microbeads क्या होता है, beads एक हो गए आपके नॉर्मल शेप के, microbeads क्या हो गए बहुत ही छोटे। अब बोला गया कि इन इतने छोटे जो ये हमारे क्या कहते हैं बीड्स को बनाने के लिए ना बहुत ही ज्यादा ना टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जो कौन कहता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहता है। तो कहता है एंशियंट टाइम पे ऐसी क्या टेक्नोलॉजी होगी उनके पास कि जो इतने स्मॉलर अमाउंट ऑफ बीड्स बना के वो पेश करे थे दुनिया के सामने। ये भी अभी आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को पता नहीं चला है, वो क्या है, पजल्ड है ये चीज देख के। Archaeologists experiment have revealed that the red color of carneal was obtained by firing the yellowish material and beads at various stages of production. अब बोला गया है जो आपको एक रेड कलर का देखने को मिलेगा, हमें जो एक स्टोन है उसका नाम क्या है, कार्नियल। इस कार्नियल को लाल कलर कैसे मिला था, ठीक है, इसे लाल कलर तब मिला था जब इसे ना एक कोई येलोइश मटेरियल था, ठीक है, मान लो ये मटेरियल ए है, ये क्या है, हमारा कार्नियल है। अब इसे हम बात करें कि इसे रेड कलर कैसे मिला, तो मैं कलर चेंज करता हूं आपको बताने के लिए, येलो ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है, ऑब्टेन बाय फायरिंग येलोइश मटेरियल। अब एक इस पे ना एक येलो मटेरियल, ये मटेरियल बी है, ठीक है, येलोइश मटेरियल है। इसे क्या किया, इस पे ना आग से जला के कुछ मिक्स करने की कोशिश की गई थी। इसकी मतलब अलग अलग स्टेज पे, स्टेज 1 पे किया, फिर स्टेज 2 पे किया, स्टेज 3 पे किया। जब इनके सारे स्टेजेस कंप्लीट हो गए, वेरियस स्टेजेस पे कंप्लीट किया, तब जाके हमें एक रेड कलर देखने को मिला था इस बीड का, ठीक है, इस कार्नियल का। ये बात आपको समझ में आ गई, चलिए। Nodules were chipped into rough shape and then finally flaked into final form. अब यहाँ पे nodules क्या है, अब nodules आप ये मान लीजिए कि एक स्टोन था, ठीक है, उसे ना उसका कुछ हिस्सा तोड़ दिया, इतना सा हिस्सा तोड़ के इसे यहाँ निकाल दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए इतना सा हिस्सा तोड़ दिया। अब इस, ये तो एक छोटा सा स्मॉल सा हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है, स्मॉल सा हिस्सा है। इस पे हमने एक बड़े पत्थर से क्या किया, बिग स्टोन से इस पे हिट किया। जब हमने इसे बिग स्टोन से हिट किया ना, एक स्मूथ फिनिशिंग, एक मान लो कि एक कुछ इस टाइप, उससे भी छोटा हिस्सा हमें निकलता हुआ देखने को मिला है। मतलब स्मॉल का भी स्मॉलर हिस्सा देखने को मिला है। अब उसे क्या कर दिया था, पॉलिश किया जाता था, उसे चिकना किया जाता, उसे स्मूदन किया जाता था, तब जाके हमें एक फाइनल शेप उसका देखने को मिलता है। ये बात समझ में आई। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस। अब जो ग्राइंडिंग की गई है, उस पर पॉलिश किया गया, उस पर ड्रिल किया गया, इसकी वजह से जो प्रोसेस है पूरा उस नोड्यूल का फाइनल फॉर्म में आने का, वो हमें देखने को मिला था। अगर आप, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, नोड्यूल्स का एग्जाम्पल तो अभी याद नहीं आ रहा, बट कैसे बताऊं, आप अगर समुद्र किनारे जाओगे, ठीक है, नहीं समुद्र किनारे नहीं, वो भी छोड़ो, अगर मुझे आएगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट द चनुदारो, लोथल, मोर रिसेंटली धोलावीरा। अब हम देखते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मतलब कि खुदाई होने का, ठीक है, एक डीप होल, या फिर हम कह सकते हैं जो खोदने की जो चीजें होती है, वो हमें देखने को मिली है। इन पॉलिश करने की जो चीजें हैं, ड्रिलिंग करने की जो चीजें हैं, वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिली है, चनुदारो में, लोथल में, और अभी हाल ही में धोलावीरा में भी हमें ये चीज देखने को मिली थी। इफ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट ऑन मैप 1, अब देखो मैं आप ये कंट्रोल, लोड कर दो, मैं मैम 1 खोल के रख लेता हूँ दूसरे टैब में ना, फिर थोड़ा आसानी होगी।
अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट। अब चलो नागेश्वर बालाकोट देखते हैं। यहाँ पे आपको कहा नागेश्वर देख रहा है, मतलब दिख रहा है, कहाँ है ये रहा। ठीक है, नागेश्वर ये हमारे यहाँ पे है, कलर ले लो, ठीक है। नागेश्वर का है हमारा, नागेश्वर यहाँ पे और बालाकोट हमें यहाँ पे। तो इन दो जगह की बात किया। आप एक पहली चीज देखो, नागेश्वर का एकदम टिप ऑफ गुजरात पे, बालाकोट भी हमें का है एकदम टिप ऑफ ये पाकिस्तान का जो रीजन है। तो हमें एकदम सी के पास देखने को मिले, कौन सी, अरेबियन सी के पास में। चलिए आगे चलते हैं। यू विल नोटिस दैट बोथ सेटलमेंट आर नियर द कोस्ट। ये दोनों सेटलमेंट का है, कोस्ट के पास है। These were specialized center for making shell objects, including bangles, ladles, and inlays, which were taken to other settlement। बोला गया ये जो दो जगह थी नागेश्वर और बालाकोट, ये किस लिए जाना जाता है, ये अपनी स्पेशलिटी के लिए जाना जाता है। किस लिए, कि शेल बनाते हैं, मतलब कि इनके यहाँ के जो शेल्स है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वालिटी के हमें देखने को मिलते हैं। अब इन शेल से क्या क्या बनता है, बैंगल्स बनते हैं, लेडल्स बनते हैं, इनले बनते हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जब ये बन जाते हैं तो इन्हें क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी सेटलमेंट्स में। मतलब कि यहां से ये बालाकोट इन सब जगह से बने, उसके बाद ये कहाँ गए, मोहनजोदारो गए, कोटडिली गए, चनुदारो गए, फिर यहाँ पे इन जगह कालीबंगाल, बनावली, इन सब जगह पे क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। Similarly, it is likely that finished products such as beads from Chanudaro and Lothal were taken to large urban centers such as Mohenjo-daro and Harappa। बोला गया है कि जिस तरीके से शेल्स को हम अलग अलग जगह पे लेके गए, वैसे ही जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे जो बीड से बनते थे, ठीक है, जो अब जो बीड्स भी हम एग्जांपल के, वो चनुदारो और लोथल से कहा जाते थे, मोहनजोदारो जाते थे। अब चनुदारो का है, ये चनुदारो आपका है, रुको कलर चेंज कर देता हूँ, डाउट ना हो ना, ठीक है। अब चनुदारो का है, चनुदारो और लोथल, लोथल का है, लोथल यहाँ है, से कहा जाते हैं, चनुदारो और लोथल से जाते थे मोहनजोदारो। ये बात समझे, इन दो जगह से क्या जाते थे, बीड्स जाते थे। और जो ये बालाकोट और नागेश्वर है, इन दो जगह से क्या जाते थे, इन दो जगह से शेल्स जाते थे। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, कहां से क्या जाता था। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट यूजली लुक फॉर द फॉलोइंग। अब अगर हमें देखना है कि कहां कहां पे ये खुदाई या फिर ये क्या कहते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, ठीक है, तो हम आर्कियोलॉजिस्ट कुछ पैरामीटर्स मानते हैं जिन बेसिस पे हम ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं। पहला क्या है, रॉ मटेरियल सच एज स्टोन, नोड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर, ओर, टूल्स, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, रिजेक्ट्स, वेस्ट मटेरियल्स जहां पे हमें मिले। अगर हमें कहीं पे रॉ मटेरियल मिल रहा है जैसे कि स्टोन्स, ठीक है, होल शेल्स, कॉपर, ओर, टूल्स, ठीक है, या कहीं पे अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है, कोई रिजेक्टेड पीस मिल रहा है, वेस्ट मटेरियल मिल रहा है, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे पता है क्राफ्ट प्रोडक्शन हो सकता है। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। रॉ मटेरियल, आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, रॉ मटेरियल जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए बूम करने के लिए। जितना सस्ता और जितना पास में उसका रॉ मटेरियल सोर्स होगा, वहां पे इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा सेटअप करने की कोशिश करती है। कौन कौन से रॉ मटेरियल, स्टोन, होल शेल, कॉपर, ओर, ये बात समझ में। अगला बोला गया टूल्स। अगर हमें कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप्स है तो उसके पहला तो हो गया तुम्हारा रॉ मटेरियल, दूसरा क्या हो गया, टूल्स। कहीं पे अगर इंडस्ट्री सेटअप है तो उससे टूल्स की जरूरत होगी, तो जहां टूल्स मिलेगा मतलब कि ऑब्वियस सी बात है वहां पे कोई ना कोई काम हो रहा होगा। तीसरा क्या है, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स या फिर प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं, ये क्या कहते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, ये बात समझिए। अब मैं अगर मेरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए है, यहां पे मैं बनाता हूं बॉटल्स, और ये बॉटल मान लो कोई क्या हो गया कि एक बॉटल जो है वो ठीक से बनी नहीं, या फिर आधी अधूरी बॉटल ही बनी, तब तक ये मान लो पूरी बॉटल नहीं बन पाई। बॉटल उसे पूरा इतना बनना था, ठीक है, यहां तक ये पूरा बनना था, बट बॉटल क्या हुई, सिर्फ इतनी ही बन पाई, जितनी शेडेड है उतनी ही बन पाई। तब तक भूकंप आ गया, कुछ सुनामी आ गई, या मेरी कंपनी बंद होगी। तो जो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो उससे भी पता चलता है कि यहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता होगा। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, रिजेक्टेड। कोई सामान अगर डिफेक्टेड हो गया, ठीक है, कोई सामान क्या हो गया, खराब बन गया, तो अगर उसे फेंक दिया जाता था उस टाइम पे, अब उन्हें कहाँ डिकम्पोज करेंगे, सब तो था नहीं, तो मिट्टी क्ले से बन देते तो उन्हें वहीं पे फेंक दिया जाता। तो जहां पे हमें रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स मिलते थे तो हम मान लेते थे यहाँ पे भी क्या है, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। अब पांचवा क्या है, वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल कैसे,
वेस्ट मटेरियल, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कभी एक रोटी बना रहे हो, आपको गोल रोटी बनानी नहीं आती, आपने क्या किया, एक स्क्वायर सी कुछ इस टाइप की रोटी बना ली और उसके बीच में ना आपने कटोरी या किसी ग्लास से क्या किया, ऐसे उसे शेप करके रोटी को निकाल लिया। अब जो ये हिस्सा बच गया, ये क्या हुआ, तुम आपका उस रोटी का वेस्ट मटेरियल हो गया। ये बात समझे। आप तो कहोगे सर वो जो आटा है उसे तो मैं वापस उसमें दोबारा रोटी मतलब बना दूंगा, वो जो वेस्ट मटेरियल है। बट अगर मैं यहाँ क्ले की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर बीड्स की बात करूं, उन्हें तो अब वापस नहीं फॉर्म में ला सकते ना, तो उन ये वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया जाता, फेंक दिया जाता था। तो जहां पे वेस्ट मटेरियल भी मिलता है तो हम मान लेते थे कि यहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता होगा। इनफैक्ट वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क। यही चीज बोलेगी, सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या है, वेस्ट मटेरियल्स। फॉर इंस्टेंस इफ शेल और स्टोन इज कट to make object then pieces of these material will discarded as waste at the place of production। वही बोला गया है कि अगर हम कहीं पे शेल का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर स्टोन को हमने लिया और उसे कट करके एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जो उसका छोटे छोटे टुकड़े होंगे, जो छोटे छोटे पीसेज होंगे मटेरियल के, वो उसे हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, उन्हें फेंक दिया जाता है। तो उन्हें हम वेस्ट कैटेगरी में काउंट कर लेते हैं और इससे हमें क्या पता चलता है कि कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ये बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। Sometimes larger waste pieces are used up to make smaller object। कई बार क्या होता था ना कि बहुत बड़ा पीस ले लिया जाता उनसे ना छोटे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो इसकी वजह से क्या, जो बड़े पीस का हमें क्या देखने को मिलता था, एक वेस्ट मटेरियल, या फिर हमें इससे पता चलता था कि यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता है। समटाइम लार्ज वेस्ट पीसेज वर यूज टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट। जो बड़े बड़े लार्ज पीस, अगर मान लो कि एग्जाम्पल के लिए ये बॉक्स है, बॉक्स ए है, इसमें मेरा सिर्फ 50% का काम हुआ है, ठीक है, 50% का काम था, तो मैंने जो बाकी का हिस्सा था ये क्या कर दिया, फेंक दिया। अब जो फेंका हुआ हिस्सा है ये क्या होगा, वेस्ट मटेरियल काउंट होगा। अब अगर मुझे इस 50% से कुछ और स्मॉल स्मॉल मटेरियल बनाने होंगे तो मैं इसका यूज करके और छोटे छोटे पीसेज या और छोटे छोटे डिजाइन के और छोटे छोटे कुछ भी मटेरियल बना सकता हूँ। यहाँ पे ये चीज बोली गई है। बट मिनिस्कल बीट्स वर यूजली लेफ्ट इन दी वर्क। अब मैं अगर इसमें से कितने भी छोटे बनाऊं, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, अगर मैं ये 15, मैंने ये क्या किया, 5 5 मतलब यहाँ पे 15 मान लेते हैं। अगर मैं कितने भी छोटे बनाऊं तो ये जो मेरे पास ये जो शेडेड हिस्सा है ये क्या हो रहा है, ये तो बच रहा है ना, इसमें जो शेडेड हिस्सा है ये तो बच रहा है मेरा। अब ये जो शेडेड हिस्सा बचा, ये तो छोटे छोटे पीस होंगे, इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये भी एक वर्क प्लेस पे हमें मिलते थे। These traces suggest that apart from small specialized center, craft production also undertaken in large cities such as मोहनजोदारो और हड़प्पा। तो हमें ये जो पीसेज है मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्पेशलाइज सेंटर थे जहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था वो सिर्फ छोटे इलाकों में होता, ये बड़े बड़े शहरों में भी होता था, जैसे कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। चलिए अब जब हम सिक्स टॉपिक की बात करते हैं वो क्या है, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल। अब कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज होती थी किसी भी मटेरियल को प्रोड्यूस करने में। पहला, एज इट इज ऑब्वियस अ वैरायटी ऑफ मटेरियल वाज यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि अलग अलग मटेरियल, अलग अलग चीजें देखने को मिलती है किस चीज के लिए, एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। वेल सम सच एज क्ले वर लोकली अवेलेबल। अब जो क्ले था वो हर जगह अवेलेबल था। Many such as stone, timber, metals had to be procured from outside the alluvial plains। जहां जहां पे हमें क्ले, मतलब क्ले तो हमें हर जगह मिलता है, कुछ जो महंगे स्टोन्स हो गए, टिम्बर हो गए, ठीक है, मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स हो गए, उन्हें हमें बाहर से लाना पड़ गया था, उन्हें हमें आउटसाइड से क्या करना पड़ गया था, प्रोक्योर कर गया था, मतलब करना पड़ा था, आउटसाइड द एलुवियल प्लेन। अब एलुवियल प्लेन क्यों बोला गया, चलिए मैं पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, मैं जैसे मिटा दूं। अरे चलिए देखिए, अब आप ये नदियां देख रहे हैं, झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, ठीक है, यहाँ पे आपको गंगा, यमुना, चंबल, माही, साबरमती, ये जो नदियां हैं ये सारी की सारी क्या है, अपने साथ कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स लेके आते हैं, अपने साथ क्या लेके आती है, एलुवियल डिपॉजिट्स, ठीक है। ज्योग्राफी में आप सबको पता है एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो जिस जगह पे ये सारे एलुवियल डिपॉजिट होते हैं उसे हमने क्या कहते हैं, एलुवियल प्लेन मान के चलिए। वैसे ही आपको पता है जो सेटलमेंट था एक ट्रायंगुलर फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला, एलुवियल प्लेन्स बोल दिया गया। तो जिन जिन जगह पे एलुवियल प्लेन्स बोला गया था उन जगह पे अगर टिम्बर, स्टोन और मेटल नहीं है तो उन्हें बाहर से मंगाया जाता था। टेराकोटा टॉय मॉडल ऑफ बुलक कार्ट सजेस्ट that this was an important means of transporting goods and people across the land route। अब बोला गया हमें पे यहाँ पे बुलक कार्ट्स मिला गया था,
टॉय मॉडल, अब यहाँ पे अगर शायद होगा इन पिक्चरों में ना, तो मैं आपको दिखा, यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा ज्यादा आ गया क्या? यहाँ पे शायद नहीं दिखा रखा है। चलिए नहीं है तो कोई नहीं, मैं आपको गूगल करके अभी दिखा देता हूँ। क्या था? आ गया। टेराकोटा बॉय, बुलक घाट में बॉय कार्ड लिखना था। गूगल पे कुछ भी लिखो, कोई भी स्पेलिंग डाल लो, क्या ही पता चल रहा है। अब मीनिंग तो अपने आप ढूंढ ही देता है। ये देखो, ये चीज देखने को मिली आपको, कुछ इस टाइप का हमें क्ले मॉडल देखने को मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो हमें इससे ये पता चलता है, अगर हमें कुछ इस टाइप का बुल का स्ट्रक्चर देखने को मिला है, कुछ कार्ड टाइप का देख, तो हमें ये पता चलता है ये ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी उसके लिए यूज होता होगा, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता होगा, गुड्स के लिए या लोगों को इधर से उधर ले जाने के लिए। Riverine routes along with the Indus and its tributary as well as the coastal routes were also probably used। बोला गया है riverine routes, जो riverine routes है मतलब पानी का जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इंडस वैली, जो इंडस रिवर है और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है, उनका यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। ये चीज बोली गई है। रिवरलाइन रूट्स वही होता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पानी का इस्तेमाल करके आप रूट्स जो निकाले। फिर कहा गया मटेरियल्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट्स एंड बियॉन्ड्स। अब बोला गया कौन कौन से मटेरियल्स हम बाहर से लेके आते थे, और कुछ मटेरियल्स हमें इंडिया के या फिर उन एलुवियल प्लेन्स के अंदर मिल जाते थे। एक मिनट से पानी पे। हाँ, दी हड़प्पन प्रोड्यूस मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन वेरियस वे। जो हड़प्पन थे वो अलग अलग मटेरियल्स को लेके एक क्राफ्ट प्रोडक्शन में मदद करते थे। फॉर इंस्टेंस दे स्टैब्लिश सेटलमेंट एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरिया वेयर शेल वॉज अवेलेबल। अब उनने कुछ सेटलमेंट शुरू की। अब जहां जहां पे ना अगर आपको रिसोर्सेज मिल रहा है, ठीक है, अगर इस जगह आपके पास रिसोर्सेज है इस जगह पर, तो यहाँ पे क्या आएगी, इंडस्ट्री आएगी। इंडस्ट्री आएगी तो इसके साथ क्या आएंगे, वर्कर्स आएंगे। वर्कर्स आएंगे तो यहाँ पे हमें शॉप्स वगैरह देखने को मिलेगी। शॉप्स वगैरह देखने को तो यहाँ पे हमें सेटलमेंट देखने को मिलेगा। सेटलमेंट देखने को मिलेगा तो यहाँ पे स्कूल्स वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। तो एक चीज की वजह से हमें काफी सारे फैक्टर, काफी चीजें जो होती है अफेक्ट करती है। तो वैसे ही बोला गया था नागेश्वर बालाकोट में क्या हो, हमें सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे शेल्स जो थे बहुत अबंडेंस में देखने को मिले। अब जो शेल्स होते थे उनके प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स चाहिए, उनके क्या कहते हैं, अब जो वर्कर्स आएंगे वो वहां रहेंगे, तो इस वजह से सेटलमेंट्स वहां डेवलप होनी शुरू हो गई थी। अदर सच एस अदर सच साइट्स वर शोर्तुगाई इन फार ऑफ अफगानिस्तान। दूसरी साइड का नाम क्या बोला है, शोर्तुगाई। एक बार मैप पे देख ले कहाँ पे है। अफगानिस्तान बोला है ना, यहाँ पे ऊपर कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखा नहीं रखा है। चलिए, नियर द बेस्ट रूट ऑफ लापिस लजूली। अब शोर्तुगाई में क्या मिलते हैं, लापिस लजूली मिलते थे। अब ये लापिस लजूली क्या है, अ ब्लू स्टोन दैट वाज अपेरेंटली वेरी हाई वैल्यूएबल। एक ब्लू कलर का स्टोन है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर आपने क्लास 11th अच्छे से पढ़ी है तो आपको लापिस लजूली के बारे में पता होगा। जो वार का हेड था वहां पे, उनकी जो आंखें या फिर उनके जो फोरहेड पे लापिस लजूली लगाई गई थी। ठीक है, ये मुझे याद नहीं आ रहा, शायद अप्रोक्सीमेटली उसी के हेड पे या फिर आईज में लगाई गई थी। ठीक है, एंड लोथल विच वॉज नियर सोर्स ऑफ कार्नियल। अब लोथल में क्या है, हमें कार्नियल देखने को मिलता है। फ्रॉम बुचर्स स्टीटाइट, ठीक है, एंड मेटल्स। स्टीटाइट फ्रॉम राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात एंड मेटल्स फ्रॉम राजस्थान। यही चीज बोली गई है कि यहाँ पे हमें बता रखा है कौन सी जगह पे क्या मिलता है। अब मैं यहाँ पे आपको नीचे बताता हूँ। नागेश्वर एंड बालाकोट में हमें क्या देखने को मिला था, शेल्स देखने को मिले थे। ये बात समझ में आई। फिर आपके शोर्तुगाई में क्या देखने को मिला था, हमें लापिस लजूली देखने को मिला था। उसके बाद और क्या मिला था हमें, हमें लोथल में क्या मिला था, लोथल में हमें स्टीटाइट में नहीं, लोथल में हमें कार्नियल मिला था। स्टीटाइट तो कहीं मिला था, कार्नेलियल। ठीक, कार्नेलियल मिला था। उसके बाद फिर हमें जो स्टीटाइट था वो राजस्थान वगैरह, राजस्थान मान लो, उस वहां पे क्या मिला था हमें, स्टीटाइट देखने को मिला था। मेटल भी हमें देखने को मिला था यहाँ पे। तो ये जो चीजें थी कुछ हमें इस इंडस या फिर कह सकते हैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिली थी। Another strategy for procuring raw material may have been to send expedition to areas such as Khetri region of Rajasthan।
अब बोलोगे दूसरा रीजन, पहला तो क्या है आपके पास खुद के सोर्सेज, और दूसरा क्या है अगर आपके पास खुद के सोर्सेज नहीं है तो कहीं और जाओ, वहां पे से जाके एक्सपीडिशन करो, जाओ देखो कहाँ पे क्या सोर्सेज है, वहां से वो चीज लेके आ जाओ। एग्जाम्पल के लिए बोल रखा है खेती रीजन जो कि राजस्थान का है, जहां से कॉपर मिलता था। एंड सर्दर्न इंडिया फॉर गोल्ड, बोला गया खेती रीजन जो राजस्थान का, वहां से कॉपर मिलता था। इंडिया के सर्दर्न हिस्से से हमें उन्हें गोल्ड मिलता था। दीज एक्सपीडिशन स्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटी। अभी जो एक्सपीडिशन था इससे क्या मदद होती थी, अगर आप अपने घर से, या आपका घर है, इससे आप बाहर जा रहे सोसाइटी से घुल मिल रहे हो, दूसरी जगह जा रहे हो, तो आपको उन सोसाइटी का कल्चर पता चलता है, ठीक है, वहां की हेरिटेज पता चलती है, ठीक है, हेरिटेज हो गया, कल्चर हो गया, ठीक है, और क्या पता चलता है आपको, वहां एक रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश होता है। तो ये चीज इस टाइम पे होती हुई हमें देखने को मिली थी, कम्युनिकेशन जो था वहां पे डेवलप होता हुआ देखने को मिलता था। ओकेजनल फाइंड्स ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स सच एज टीटाइट, माइक्रोबीट्स इन दीज एरिया इंडिकेटर ऑफ सच कंटेक्ट। अब जो ये खेतरी रीजन है यहाँ पे हमें क्या मिला है, स्टीटाइट मिला है, ठीक है, माइक्रो बीड्स मिले हैं। अब ये जो स्टीटाइट है, माइक्रोबीट्स है, ये तो हमने ऊपर देखा कि स्टीटाइट कहाँ मिलता है, हमें राजस्थान इन सब जगहों पे देखने को मिलता है जो कि इंडस वैली के अंदर आता है, ठीक है। तो इन जगहों का जो ये कहाँ गया, ये जो स्टीटेट है ये हमें कहाँ जाके मिल रहा है, हमें खेती रीजन में मिला है। तो इस समय ये क्या पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरेक्शन, कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट इन दोनों जगह के बीच में होगा। देर इज एविडेंस इन द खेतरी एरिया फॉर वॉट आर्कोलॉजिस्ट कॉल गणेश्वर जोधपुर कल्चर विच इज डिस्टिंक्टिव नॉन हड़प्पन पॉटरीज एंड यूजुअली वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट। अब बोला गया खेती रीजन में जो एक जगह है, ठीक, आर्कोलॉजिस्ट ने उसे क्या बोला, गणेश्वर जोधापुर कल्चर। इसमें क्या है कि हमने ना एक टाइप से ना नॉन हड़प्पन पॉटरीज देखने को मिली थी, कुछ अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट देखने को मिला था। अब राजस्थान में ना कुछ एरिया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आते थे, वहां पे हमें नॉन हड़प्पन पोट्री मिली। नॉन हड़प्पन पोट्री क्या है, जो कि हड़प्पा में बन नहीं सकती, मतलब कि उनका जो मटेरियल है वो हड़प्पन रीजन से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, वो कहीं और से लाया गया होगा। वहां पे जो पोट्री है वहां पे उन्हें कॉपर देखने को मिलता है, और जहां की आपको पता है कि कॉपर कहीं और से इंपोर्ट किया गया था, ये चीज हमने देखी थी ऊपर की, खेती रीजन है यहाँ से इनने कॉपर इंपोर्ट किया था। मतलब कि अगर मैं थोड़ा इसे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, चल, अब यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे मैं दो हिस्से डाल देता हूँ, खेतरी रीजन, ठीक है, और एक जो इंडस वैली है। इंडस वैली में हमें क्या देखने को मिला, कॉपर मिला, ठीक है, कॉपर की वेल्थ देखने को मिली, जो कि कॉपर यहाँ इंडस वैली में मिलता नहीं। खेती रीजन में क्या मिला उन्हें, स्टीटाइट देखने को मिला, जो कि खेती रीजन में नहीं मिलता। खेती रीजन में और क्या देखने को मिला, माइक्रो बीट्स देखने को मिले। इंडस वैली में क्या देखा, नॉन हड़प्पन पॉटरी देखने को मिली। तो ये जो चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं आती, अगर आपके घर में कोई चीज है जो आपके घर में प्रोडक्शन जिस चीज का नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज बाहर से लाई गई है। वही चीज खेतरी और ये इंडस वैली में हमें देखने को मिला था। इट इज पॉसिबल दैट इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन सप्लाइड कॉपर टू हड़प्पा। अब ये बोलेगा खेती रीजन में जो लोग रहते थे उनने ये जो कॉपर है वो किसे भेजा होगा, हड़प्पन लोगों को भेजा होगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्टेक्ट विथ डिस्टेंट लैंड, हम इस जार के बारे में बात करेंगे। रिसेंट आर्कोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट दैट द कॉपर वाज नॉट प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान on the southeastern tips of Arabian Peninsula. Recently find that the copper was also probably, हाँ ठीक है, नॉट ओनली मैंने पढ़ लिया था। अब आर्कोलॉजिस्ट ने ये फाइंड किया कि जो कॉपर था वो सिर्फ खेती रीजन से नहीं आ रहा था, वो ओमान से भी आ रहा था। ओमान कहाँ है, आइए देखते हैं। ओमान हमें कहा, यहाँ कहा गया ऑन द सदर्न ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अच्छा ठीक है, रुकिए मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। अगली बार ना ये सारी चीजें ना पहले से ही, ओमान देख, इस रीजन में देखने को मिला, सदर्न टिप ऑफ पेनिनसुला। अब ये जो चीज है ना इसे हम क्या कहते हैं, अरेबियन पेनिनसुला, ये जो चीज है मैं भूल गया था, अरेबियन पेनिनसुला, ये अरेबियन पेनिनसुला इसे कहते हैं, हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें ओमान देखने को मिलता है इस जगह पे, ठीक है, ये जो ये जगह है यहाँ पे हमें ओमान देखने को मिलता है। ये बात समझ में आई। चलिए, अब यहाँ से जो ओमान है वो कहाँ जाता था, अब वहां पे वाटर रूट्स तो इतने थे नहीं, तो ऐसे घूम के फिर आता था, फिर यहाँ पे हड़प्पा इन सब जगहों पे जाता था, रूट्स पे जाता था। ये बात समझ में आई। या फिर अगर जो इस टाइम पे अगर सी रूट डिस्कवर हुआ होगा तो ये रहा,
ठीक है, शिप्स वगैरह। Chemicals analysis have shown that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickels, suggesting a common origin. बोला गया कि जब उन पे केमिकल टेस्ट किए गए, ठीक है, केमिकल से फाइंड आउट किया गया, तो हमने ये देखा कि जो ओमानी का जो कॉपर है और जो हड़प्पन का जो कॉपर है, उन दोनों में एक चीज कॉमन मिली है, वो क्या थी? निकल। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि उन दोनों का क्या होगा? एक कॉमन ओरिजिन होगा। अब कॉमन ओरिजिन तो एक ही जगह पे होगा ना, दो जगह पे तो हो नहीं सकता। तो जब एक ही जगह पे ओरिजिन होगा तो उसे बेशक दो जगह पे भेजा जा सकता है। देर आर अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एज वेल। अब हम और भी अलग अलग ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, अ लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद थिक लेयर ऑफ ब्लैक के विच हैव बीन फाउंड एट ओमानी साइट्स। अब बोलोगे जो दूसरा एग्जांपल जो हम लेते हैं वो क्या है हमारा? वो हमारे वेसल का है। ये वेसल आपको देखने को मिल रहा है। इस वेसल में क्या है? इसमें सबसे पहली चीज बोलेगी वेसल अ लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले। अब इसके ऊपर हमें ब्लैक कलर का क्या है? ये ब्लैक क्ले, ठीक है। ये हमें कहा देखने को मिला है? ये हमें ओमान में देखने को मिला है। ये ओरिजिनल इसका कहाँ है? हड़प्पा में इसका ओरिजिन देखने को मिलता है, बट हमें मिला कहां पे? ओमान में मिला है। सच थिक कोटिंग प्रिवेंट प्रिकोलेशन ऑफ लिक्विड। प्रिकोलेशन मतलब कि जो भी कोई लिक्विड है इसमें से बाहर ना जा पाए या फिर कोई लिक्विड अंदर ना जा पाए। मतलब एक टाइप से वॉल का काम कौन करता है? ब्लैक कोटिंग का काम। ब्लैक कोटिंग ये काम करता है कि ना लिक्विड को बाहर आने दे ना लिक्विड को अंदर जाने दे। वी डू नॉट नो दैट व्हाट वाज कैरीड इन द वेसल। अब इसके अंदर हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या कैरी किया जाता था, बट इट इज पॉसिबल दैट हड़प्पन एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ दीज वेसल फॉर ओमानी कॉपर। उनने बोला कि अब हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या था, इस वेसल के अंदर क्या है, बट हम ये मानते कि हड़प्पा क्या करता, इन जो जार्स है इसमें कुछ भर के देता था, ठीक है, इस जार में कुछ ना कुछ कंटेंट डाल के देता था और ओमान वहां से उन्हें कॉपर प्रोवाइड करते थे। कहते ठीक है, तुम एक जार भर के हमें ये चीज दे दो, हम आपको क्या करेंगे? ये कॉपर प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ओमान के पास तो अबंडेंस ऑफ कॉपर था, हड़प्पा को क्या चाहिए था? कॉपर चाहिए था। तो इसकी वजह से भी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेड वगैरह हो रहे थे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट dateable to the 3rd millennium refers to copper coming from region called Magan, perhaps a name for Oman. Interestingly enough, copper found at Mesopotamian site also contain traces of nickel. यही चीज जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि जो मेसोपोटामियन के जो टेक्स्ट थे जो 3rd मिलेनियम की बात करें, 3rd मिलेनियम क्या होगा? 3000 से लेके 1900 के बीच की बात, ठीक है, 3000 से के बाद की बात जो बात कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे हम एक डिक्लाइन फेज देख, इसके बाद 1900 से हमें डिक्लाइन फेज देखने को मिलता है कि नहीं? तो हमने बात की 3000 के बाद जो 3000 मिलेनियम बीसीई, ठीक है। इस टाइम में हम ये देखते हैं कि जो कॉपर है वो कहां से आ रहा था? कॉपर आ रहा था एक रीजन जिसका नाम मगान था, जिसे बोला जो ओमान का एक दूसरा ही नाम था, मतलब कि मगान था जिसे आज के टाइम में हम ओमान बोलते हैं, तो उस टाइम पे उसे मगान बोला जाता था। वही चीज की कॉपर की जो ट्रेसेस है मेसोपोटामिया में और ओमान में, उसमें एक चीज कॉमन मिली है, वो क्या है? निकल है। ये बात समझ में आई? चलिए आगे चलते। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्टिव of long distance contact including हड़प्पन seals, weight, dice and beads। बोला गया अलग और जो अलग चीजें हमें देखने को मिलती है जिससे हमें अलग अलग जगह पे कॉन्टेक्ट्स देखने को मिले, अलग अलग जगह पे ट्रेड देखने को मिला है हड़प्पा और किसी और चीज का, वो हड़प्पन सील्स देखने को मिले, हड़प्पा का वेट, डाइस, बीट्स, ये सब हमें देखने को मिले कि हड़प्पा की चीजें वहां थी, वहां की चीजें यहाँ देखने को मिली है। In this context, it is worth noting that Mesopotamian texts mention contact with regions such as Dilmun, probably island of Bahrain, Magman and Meluha, possibly हड़प्पन रीजन। बोला गया कि अब इस वजह से ना जो चीजें हमें, मान लो कि ओमान का कॉपर हमें यहाँ देखने को मिला, हड़प्पा की जार वहां देखने को मिली, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो मेसोपोटामिया है उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग रिलेशनशिप था, अलग अलग कंट्रीज के साथ बातचीत थी, जैसे डिलमन था, मैग्मा था, मगान था, मेलुहा था, ये अलग अलग जगह बता रखे जहां से हड़प्पन रीजन का क्या था? कॉन्टेक्ट बना हुआ था। दे मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा, कार्नियल, लापिस लजुली, कॉपर, गोल्ड, वेराइटी ऑफ वुड्स। अब जो मेलुहा था वहां से हमें क्या मिलता है? हमें कार्नेलियन मिलता है, लापिस लजुली मिलता है, कॉपर मिलता है, गोल्ड मिलता है, वेराइटी ऑफ वुड्स हमें कहां से मिलते हैं? मेलुहा से देखने को मिलते हैं। अब मेसोपोटामियन मिथ से मेलुहा, मे योर बर्ड बी दी हाजा बर्ड, मे इट कॉल बी हर्ड इन रॉयल प्लेस। वही चीज बोली गई है कि यहाँ पे मिथ जो कहते हैं कि जो उस टाइम पे चल रहा था
किस टाइम पे, जब ये मेसोपोटामिया और मेलुहा जो है, एक तो इतना अजीब सा नाम है ना, बार 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 बोल के ना खुद ही टंग ट्विस्टिंग सा लगने लग जाता है मुझे। हाँ, क्या कहता मैं कि एक मिथ था। अब अगर मैं इस वर्ड्स को ब्रेक करूं, मे योर बर्ड बी हाजा बर्ड। अब इसका मतलब ये है कि आपकी जो आवाज है, ठीक है, जो स्पीकर की बात की गई है, वो क्या है, उसे एक स्ट्रॉन्ग वॉइस से, या एक टाइप से हाजा वर्ड ना, एक लाइक बर्ड जो बहुत अच्छी बोलती है, जब वो लाइक सिंग करती है, बोलती है, तो सब कोई सुनता है। तो बोलता है कि आपकी आवाज ऐसी हो उस बर्ड जैसी, कि लाइक कि हर कोई क्या करे, आपकी वॉइस को एडमायर करे, हर कोई जब भी आप बोलो तो आपकी वॉइस को क्या करे, सुने। मे इट कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस, मतलब कि जब आप बोलो, ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट हो कि जिसे कोई राजा बोल रहा था तो सब चुपचाप सुन रहे होते हैं, उतनी इंपॉर्टेंस आपकी वॉइस को दी जाए। ये मेलुहा में एक टाइप से बोला गया था, ठीक है, कि मेलुहा में ऐसी चीजें चलती थी। सम आर्कोलॉजिस्ट थिंक्स दैट हाजा बर्ड वाज अ पिकॉक। कुछ आर्कोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, हाजा बर्ड क्या है, एक पिकॉक से डिनोट किया गया है। डिड इट गेट हिज नेम फ्रॉम इट्स कॉल, इट इज लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमान, बहरीन एंड मेसोपोटामिया वाज बाय सी। अब बोला गया जो ओमान से, बहरीन से, मेसोपोटामिया में जो अगर कोई हमें ट्रेड देखने को मिलता है, वो सी से देखने को मिला है। अब कहाँ गया वर्ल्ड मैप, ये आपको देख नहीं, अगर आप यहाँ से, मैं इसे जूम करूं, आप एक चीज देखोगे, ओमान है, यहाँ से अगर कोई ट्रेड करना होगा किसी भी रीजन में, तो कैसे होता था, ऑब्वियस सी बात है, पानी के तहत में या पानी की हेल्प से ये ट्रेड हमें देखने को मिलता था, यहाँ पे बोला गया। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर्स टू मेलुहा एज द लैंड ऑफ सी फेयरर्स। मेसोपोटामियन टेक्स्ट के हिसाब से जो मेलुहा है, वहां पे उसे क्या बोला गया है, सी फेयरर्स, मतलब कि वहां पे काफी ज्यादा आप जा सकते हो, वहां पे बोटिंग ये सब हमें देखने को मिलती है, लोग जाते हैं ट्रेड के लिए, जाते हैं मोस्टली सी रूट का इस्तेमाल करके वहां जाते हैं, इसलिए उसे सी फेयर बोला गया। बिसाइड वी फाइंड डिपिक्शन ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन द सील। इसके अलावा हमें क्या मिले, हमें एक चीज देखने को मिले, अगर आप ये सील देख रहे हो, इस सील में आपको एक चीज, ये स्ट्रक्चर देखने को मिले कुछ इस टाइप का, ठीक है, इसके बीच में कुछ इस टाइप का ये बना हुआ है, ये क्या है, एक टाइप का आपको शिप का डिनोट कर रहा है, कि ये जो क्या है, शिप का यूज किया जाता होगा इस टाइम पे, यही चीज में बोली गई है। कहाँ गया, यहाँ पे ये जो कुछ है सील्स के बारे में बताया गया है, कि यहाँ पे हमें बुल शेप का देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आप बुल देखोगे, यहाँ मछली, यहाँ पे पेड़ पौधा सा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, तो इससे पता चलता है एनिमल्स की कितनी इंपॉर्टेंस थी इस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड बीट्स है, ये हम अगले चैप्टर में करेंगे, और मुस्कुराते रहिए, ठीक है, बाय।